हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन लाइन देखेंगे एंड देन पोएट के बारे में एंड क्रिटिकल अप्रिशिएशन। फिलिप लार्किन जो है वो एक इंग्लिश पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, लाइब्रेरियन भी थे। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट्स हैं। कैसे पोएट है? ब्रिटिश पोएट लिख के आना 20th सेंचुरी के। नोन फॉर क्लैरिटी है इनकी पोएम में, विट है, इनके दिमाग का बहुत अच्छे से यूज आपको दिखेगा। ठीक है, प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है, हर एक दिन की लाइफ का बहुत अच्छे से एक्सप्लोरेशन किया गया है इनकी पोएम्स में। लार्किन का वर्क कैप्चर करता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ह्यूमन एक्सपीरियंस से विद डिस्टिंक्टिव मिक्स करके कैसे ये कॉम्प्लेक्सिटीज ह्यूमन के एक्सपीरियंस की दिखाते हैं, डाउटफुलनेस और मेलांकली सैडनेस को एक तरह से मिक्स करके। की फैक्ट्स इनके बारे में: बर्थ 9 अगस्त 1922 कोवेंट्री में हुआ है, इंग्लैंड में। एजुकेशन, स्टडीड इंग्लिश एट सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इनका प्रोफेशन बताया, लाइब्रेरियन रहे, मोस्ट नोटेबली एट यूनिवर्सिटी ऑफ हल। मेजर वर्क्स इनका है पोएट्री कलेक्शंस, ठीक है, द लेस डिसीव, जिसमें हमारी पोएम भी पब्लिश हुई है, जो चर्च गोइंग 1955 में जो पब्लिश हुआ था। द विटसन वेडिंग्स 1964, ये इनकी कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, ठीक है। हाई विंडोज 1974, मतलब इनकी बहुत सारी पोएम्स इसके अंदर पब्लिश हुई हैं। एंथोलॉजी एक तरह से। नॉवेल्स जो है वो है जिल 1946, अ गर्ल इन विंटर 1947। थीम्स ऑफ स्टाइल, थीम्स मॉर्टेलिटी, लव, लोनलीनेस, सोशल चेंज और पैसेज ऑफ टाइम, टाइम कैसे पास होता है ये यूज किया है। स्टाइल इनकी क्लियर होती है, एक्सेसिबल लैंग्वेज है जिसे आप समझ जाओगे, जान जाओगे। फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और राइम होती है, फॉर्मल वे में चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, ऑफन जो टेंस्ड होती हैं आयरनी और मेलांकोली के साथ, ठीक है। लेगेसी जो है इनकी पोएट्री ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करती है पोस्ट वॉर के बाद जो इंग्लैंड के कंसर्न थे, लोगों के कंसर्न थे, और कैप्चर करती है एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। लोग जब अपने एग्जिस्टेंस को, रिलीजन के एग्जिस्टेंस को, गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरा क्वेश्चन करने लगते हैं, इस सब के एग्जिस्टेंस का क्वेश्चनिंग, पूरा स्ट्रगल जो है ऑर्डिनरी लाइफ में वो दिखा रहे हैं। दो अ प्राइवेट, भले ये प्राइवेट टाइप की दिखती है तुम्हें, लेकिन समटाइम्स कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं ये, है ना, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो गए। हिज वर्क रिमेन करता है, वाइडली सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इमोशनल डेप्थ को, और बहुत ऐसी थीम्स हैं जिनसे आप इजीली रिलेट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। चर्च गोइंग जो है एक पोएम है इंग्लिश पोएट द्वारा, फिलिप लार्किन, ठीक है। 1922 से 1985 इनका टाइम पीरियड रहा है। जनरली रिगार्डेड एज वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस है उनका, एक मास्टरपीस है इनका ये। लार्किन का पहला ड्राफ्ट जो इस पोएम का था वो 24 अप्रैल 1954 में आया था। फिर इन्होंने इस पे वर्क किया बहुत सारा, 21 पेजेस ऑफ ड्राफ्ट्स लिखे पहले, फिर उनको अबैंडन कर दिया, थ्रो कर देना होता है, हटा दिया, एंड देन टुक इट बैक आप, फिर से उठाया, लिखा, एंड देन इमर्जिंग विद हिज फाइनल वर्जन जो आया 1954, जुलाई 1954 में, ठीक है। 63 लाइन्स की पोएम है, टोटल 7 स्टैंजास हैं पोएम में। चर्च गोइंग वाज पब्लिश इन द लेस डिसीव्ड में 1954 में फाइनली ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, लेस डिसीव्ड में, याद रखना। लार्किन जो है फॉन्डेस्ट फॉर, इनका जो इंग्लिश के लिए, बहुत इंग्लिश आर्किटेक्चर के लिए जो बहुत ज्यादा, उसकी ब्यूटी के लिए जो बहुत बड़ी ज्यादा फॉन्डनेस है उनके अंदर, सीरियसनेस है मूड, अपने मूड को लेकर। ही फेल्ट इन सच प्लेसेस, जहां ऐसी जगह जो वो जाते हैं, दैट इज चर्च, वो एपरेंट है, पूरी पोएम में आपको दिखेगा। स्टैंडिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज सिनिसिज्म अबाउट क्रिश्चियनिटी, है ना, कि वो जो क्रिश्चियनिटी के बारे में उन्हें थोड़ा सा वो रहता है कि क्या है, सही है नहीं, उस चीज से अगेन कॉन्ट्रास्ट करता है ये पोएम। तुम्हें कॉन्ट्रास्टिंग लगेगी जब ये स्टार्टिंग में ही चर्च की क्या वैल्यू है ये सब पूछते हैं, एंड देन बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये चर्च की क्या वैल्यू दिखाते हैं। चर्च गोइंग जो है एक नोटेबल रेफरेंस है टू साइकिल क्लिप्स ऑफन एसोसिएटेड इन द पॉपुलर इमेजिनेशन विद लार्किन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनकी लाइफ टाइम में एक बड़ा अच्छा रेफरेंस है ये रहा है, साइकिल क्लिप्स का जब ये यूज करते हैं, ठीक है। साइकिल क्लिप्स पहले के समय में पहनी जाती थी, कि जो साइकिल चलाते थे लोग वो पहनते थे। इन द पोएम लार्किन एक्सप्लोर करता है एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ चर्च। वो एक चर्च को विजिट कर रहे हैं पोएम में, और डिक्लेयर करते हैं खुद को अनश्योर कि क्यों, उन्हें नहीं पता कि क्यों वो हमेशा जाकर, ज्यादातर ये चर्च के बाहर स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं जब साइकिलिंग करते हुए जा रहे होते हैं।
as he finds himself at a loss. और बाद में ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जानते हैं कि यार ये तो कुछ मिला नहीं मुझे यहाँ चर्च वर्च में आकर, about what he is looking for. उन्हें नहीं पता होता कि वो यहाँ क्या ढूंढने आते हैं, वो क्यों यहाँ रुक जाते हैं पता नहीं, both literally and spiritually. ठीक है, ये दोनों तरह से ये एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंसीडर कर रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग्स जो हैं वो आउट ऑफ यूज हो जाती हैं और व्हाट दे माइट बिकम इन द फ्यूचर, वो क्या बन सकता है, ये चर्च बिल्डिंग जो है ये शायद आउट ऑफ यूज हो जाए और फिर ये क्या बन जाएगी फ्यूचर में. फाइनल स्टैंजा, लेकिन पहले तो ये बहुत डाउट दिख रहा है आपके इनके अंदर कि हाँ चर्च को लेकर बहुत ज्यादा डाउटफुल है ये कि इसका क्या यूज रहेगा फ्यूचर में, लोग इसे मानेंगे भी नहीं, ये फालतू की एक सिंपल बिल्डिंग ना रह जाए जिसका कोई यूज ना रह जाए, तो फिर क्या इसका क्या काम होगा, क्या क्या चीजें होंगी. ठीक है, वो बताते हैं भेड़ बकरियां चराने के लिए, रेन में लोग जो शैडो ढूंढते हैं उसके लिए शायद रह जाए, एक म्यूजियम जैसा बन जाए, बहुत डॉक्टर्स लगेंगे. लेकिन फाइनल स्टांजा में वो दिखाते हैं कि पोएम अडॉप्ट करते हैं एक बहुत कंक्लूसिव टोन, जिसमें एक कंक्लूजन पूरी पोएम का अच्छे से दिया हुआ है और बहुत सीरियस टोन भी है जब वो बताते हैं दिस सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ. ये किसको कह रहे हैं, ये सिंबल यूज हुआ है हमारे चर्च के लिए. ठीक है, टू विच पीपल विल ऑलवेज बी ड्रॉन, हमेशा लोगों को ना ये खींचेगा, ये सीरियस हाउस है इस सीरियस अर्थ के ऊपर. इफ ओनली बिकॉज सो मेनी पीपल फॉर देम हैव बीन ड्रॉन देयर, क्योंकि यहाँ इनसे पहले बहुत सारे लोग खिंचे हुए आए हैं और so many are buried in the churchyard. और यहाँ पर चर्च यार्ड में लोगों को जो बरी किया गया है, चर्च यार्ड के बाहर जो जगह होती है जहाँ पर बरी किया जाता है लोगों को, वो भी दिखाता है कि लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम भी इसकी तरफ खिंचे आते हैं और डेथ के बाद भी वो चाहते हैं कि वो चर्च के पास ही बरी किए जाएं, एक तरह से लोग जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं. राइट, सो चर्च गोइंग, हम पोएम स्टार्ट करते हैं. ये 7 स्टैंजा की पोएम है. ओके, 69 लाइन्स पूरी हैं. तो वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, वो चर्च एंटर करने जा रहे हैं, बता रहे हैं ना कि साइकिलिंग करते करते रुक जाते हैं चर्च के पास, तो एंटर करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं एक बार जब श्योर हो जाता हूँ कि हाँ भैया उसके अंदर कोई नहीं है, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है चर्च के अंदर, आई स्टेप इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ. लेटिंग द डोर थट शट, थट शट मतलब एक आवाज आती है, ओनोमेटोपोइया यहाँ पर देखिए यूज है. ठीक है, तो थट शट का मतलब है धाड़ से जो आवाज आती है वो ये होने देते हैं, दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वहां हुआ, मैं घुसा और दरवाजा धड़ से बंद हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, अनदर चर्च, ये फिर से वही चर्च है ना, बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पर धरती पे, बहुत से चर्च हैं और ये भी उसी की तरह एक दूसरा चर्च ही है. मीटिंग्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं जिस पे बैठ सकते हैं आप, सीट्स हैं, स्टोन है, वही सब चीजें हैं. लिटिल बुक्स हैं, स्प्राउलिंग ऑफ फ्लावर्स हैं. ठीक है, बहुत कुछ फ्लावर्स रखे हैं जिनको कट किया गया था संडे के लिए, ब्राउनिश नाउ, अब फॉर संडे, अब संडे तो फिर ये ब्राउनिश हो गए. लाइक पहले मे बी इसमें पूजा हुई हो एक दिन पहले यहाँ पर अच्छे से, तो फ्लावर्स रखे हुए हैं, लेकिन अब ये ब्राउनिश हो गए हैं, सड़ गए एक तरह से, तो ब्राउनिश हो जाते हैं फ्लावर्स. सम ब्रास एंड स्टाफ, कुछ ब्रास के मटेरियल्स रखे हैं और ऐसे ही स्टफ्स कुछ पड़े हुए हैं, ऐसे ही कुछ मटेरियल्स पड़े हुए हैं वहां रखे हुए हैं. ठीक है, आप एट द होली एंड, और होली एंड के ऊपर स्मॉल नीट ऑर्गन्स हैं, साफ छोटे छोटे से ऑर्गन्स हैं जिन्हें चर्च के वक्त ऑब्वियसली पूजा के वक्त जैसे बजाते हैं हम ऑर्गन्स, वो सब है. एंड एट टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और इस टेंस में अजीब से मस्ती से अनइग्नोरेबल, जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा साइलेंस है वहां पर. ब्रूड, वहां पर क्या है, ब्रू कर रहा है, गॉड नोज हाउ लॉन्ग, ब्रू कर रहा है मतलब एक तरह से वो साइलेंस पूरे में फैला हुआ है, राइट, पनप रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये है गॉड नोज हाउ लॉन्ग, कब तक ही रहा साइलेंस भगवान ही जाने, कब से है भगवान ही जाने, मतलब बहुत साइलेंस हो गया है यहाँ पर. हैटलेस आई टेक ऑफ, यूजुअली आप जब चर्च के अंदर जाते हो तो आप हैटलेस होते हो, आप जो अपनी हैट्स को होता हो उतार देते हो, लेकिन हैट नहीं था इनके पास, हैट नहीं थी, तो ये क्या करते हैं अपनी साइकिल क्लिप्स को हटा देते हैं ऑकवर्ड रेफरेंस में, अजीब से रेफरेंस में कि हाँ चलो एक मैं पे कर देता हूँ, यहाँ पर आया हूँ तो रिस्पेक्ट पे कर देता हूँ. ठीक है, तो रिस्पेक्ट की वजह से, रिस्पेक्ट देने के लिए वो जैसे लोग होते हैं वो अपनी हैट उतार देते हैं चर्च आके रिस्पेक्ट देने के लिए, तो ये क्या करते हैं अपनी साइकिल क्लिप्स जो बांधी होती है इन्होंने. ठीक है, पहले के जमाने में साइकिलिंग लोग करते थे तो साइकिल क्लिप्स बांधते थे, तो वही है
वो बांधा होता है तो वो हटा देते हैं, एक तरह से रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, हैट तो होती नहीं है। तो मूव फॉरवर्ड, फिर वो आगे बढ़ते हैं, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, और उस जगह पर ठीक है अपना हैंड घुमाते हैं, देखते हैं क्या है, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहां वो खड़े हैं, ठीक है, जहां से एक तरह से की जाती है पूजा, वहां खड़े हैं, द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, और जो ये रूफ है ना, यहाँ जो मतलब इसकी जो बिल्डिंग है, जो ये रूफ है, ऊपर का एरिया है, सब एकदम न्यू लग रहा है। ये क्लीन हुआ है या रिस्टोर हुआ है? क्वेश्चन पूछते हैं, क्लीन हुआ है या रिस्टोर? समवन वुड नो, किसी को पता होगा। आई डोंट, मुझे नहीं पता, ठीक है, मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू अ फ्यू, माउंटिंग मतलब चढ़ते हुए लेक्टर्न के ऊपर, जहां पर एक ऊंचे पेडेस्टल जैसी जगह जहां पर चढ़ के आप प्रे करते हो, ठीक है, वहां पे आई परस्यू अ फ्यू, पर यूज, हाँ ओके, पर यूज अ फ्यू, कुछ चीजें देखते हैं, यूज करते हैं उन्हें। हैक्टरिंग, पर यूज अ फ्यू का मतलब कुछ चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑब्वियसली वहां पे छोटी छोटी सी बुक्स भी रखी हुई हैं, होता है ना पूजा के लिए आपको कोई बुक्स, प्रेयर के लिए आपको बुक्स रखी होती हैं, आप उसे उठाकर पढ़ते हो, राइट, और मंथ्स पढ़ते हो, चैंट करते हो, तो ये सब चीजें। हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, और हेक्टोरिंग पढ़ते गए ये लार्ज स्केल वर्सेस, बहुत लंबे लंबे से वर्सेस, जैसे नोट्स लिखे हुए थे उस बुक में जो ये उठाते हैं वहां से, एंड प्रोनाउंस, और ये पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बोलते रहते हैं, और आखिरी में प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं तेज से, हेयर एंड डेथ, मतलब यहाँ पर खत्म हो गया, मच मोर लाउडली देन आई मेंट, जितना वो बोलना चाहते थे, जितना वो मेंट करते थे, उससे भी ज्यादा तेज उन्होंने बोल दिया ये चीज, क्योंकि जब बहुत लार्ज सी वर्सेस, आप बहुत लंबा लंबा कुछ पढ़ रहे होते हो और एंड में मतलब वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है, एंड हो जाता है, देन आपको एक खत्म हुआ टाइप होता है, तो वो चीज हुई इनके साथ, ठीक है, इसीलिए इन्होंने बहुत तेज से हेयर एंडेड, आप एंड में एकदम जोश के साथ तेज से बोलते हो कि हाँ खत्म हो गया। ओके, द इको स्निगर ब्रीफली, जैसे आपका सिलेबस जब खत्म हो जाता है, लाइक खत्म हो गया खुशी से, द इको स्निगर ब्रीफली, तो जो इकोज है वहां की, मैं जब बोला ये कि हेयर एंडेड, तो वो पूरे में धीरे धीरे फैल गया, बहुत तेज से इको आई। क्यों इको आई बताइए, वहां पूरा जगह खाली था, चर्च में ऐसा साइलेंस था, इस वजह से वहां पर इको कर रही थी उनकी आवाज बहुत तेज से। बैक एट द डोर, डोर के पीछे, आई साइन द बुक, मतलब ये वापस जा रहे हैं साइन करके बुक में कि हाँ एंट्री हो गई, कि मैं आया था, जो भी आता है जाता है एंट्री करता है, ठीक है, तो बुक में उन्होंने साइन कर दिया। डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस, मतलब ये आयरिश जगह पर हैं, तो वहां पर उन्होंने वहां के सिक्सपेंस, तो कुछ कॉइन दे दिए, आप वैसे मंदिर जाते हो तो आप कुछ डोनेशन करते हो, वो कर दिया। रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, और फिर मैं सोचता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ मतलब बैक ऑफ द माइंड सोचता हूँ, यू नो, अपने आप में, कि ये प्लेस कोई वर्थ नहीं थी स्टॉप करने के लिए, मुझे मैं यहाँ क्यों रुका पता नहीं, यहाँ वर्थ इट नहीं था रुकना। यस, स्टॉप आई डिड, ये बोलते तो हैं कि ये वर्थ इट नहीं था रुकना, लेकिन आप इससे ये मत समझिए कि ये बिल्कुल एकदम ऐसे हैं कि ये चर्च में नहीं बिलीव करते, नहीं, अभी आगे पढ़ने पे पता चलेगा। Yet stop I did, लेकिन मैं यूजुअली स्टॉप हो जाता हूँ, मुझे पता रहता है भाई कि यहाँ पर स्टॉप होना वर्थ इट नहीं है, मैं फिर भी स्टॉप हो जाता हूँ। In fact, I often do, बल्कि मैं ज्यादा स्टॉप होता हूँ, and always end up much at a loss like this, और हमेशा सोचता हूँ कि हाँ ये मेरे लिए लॉस ही हुआ, और हमेशा सोचता हूँ कि मैं यहाँ क्यों रुका, ये वर्थ इट नहीं था। Wondering what to look for, सोचता हूँ कि क्या यहाँ देखूं। Wondering too, क्या वंडर करूं, क्या सोचूं। When churches fall, ये सोचता हूं मैं कि यहाँ पर क्या मैं देखूं, और फिर मैं ये भी वंडर करने लगता हूँ कि when churches fall completely out of use, जब चर्चेस बिल्कुल आउट ऑफ यूज हो जाएंगे, लोगों का रिलीजन से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर हो चुके थे फर्स्ट, ओके, सो लोगों का अगर विश्वास चर्च से बिल्कुल उठ जाएगा, तो रिलीजन से उठ जाएगा, क्रिश्चियनिटी से उठ जाएगा, तो ये चर्च जो है बिल्कुल आउट ऑफ यूज हो जाएगा, कोई यूज ही नहीं रहेगा, यहाँ आएंगे नहीं लोग। व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, तब हम इसको किस चीज में बदलेंगे, क्या बनेगा इसका, इस बड़ी सी बिल्डिंग का। इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, हम कुछ चीजें जैसे कि यहाँ का जो सामान है, कुछ चीजें वो एकदम शो पर लगा देंगे, जैसे म्यूजियम में लगे रहते हैं कि हाँ देखिए ये पहले कुछ हुआ करता था, या फिर देयर पार्चमेंट, प्लेट, पाइप्स इन लॉक्ड केसेस, ठीक है, जो पार्चमेंट है यहाँ का, जो फर्नीचर है, जो यहाँ के प्लेट्स हैं, जो पाइप्स हैं, यहाँ की जो भी चीजें हैं, मतलब उन सब को हम लॉक्ड केसेस के अंदर रख देंगे, और मतलब ऐसे प्रेजेंट करेंगे वही कि एज अ म्यूजियम होगा, और इनको लॉक करके अंदर रख देंगे कि हाँ भाई टूटे ना और प्रिजर्व्ड रहें,
and let the rest rent free to rain and sheep. और बाकी को हम शायद छोड़ देंगे रेंट की, हाँ रेंट फ्री है ये एकदम, इसमें कोई रेंट नहीं लगेगा आने के लिए। और ये रेन जब होती है तो शीप स्वीप्स आकर बताया ना भेड़ बकरी ये सब जो होते हैं ये आकर अपना जहां पर एक शैडोई एरिया ढूंढते हैं कि बारिश हो रही है तेज से, तो मैं कहीं जाकर जो शेफर्ड्स भी होते हैं वो अपनी शीप्स को ले जाकर खड़ा करवा देते हैं वहां पर कि बारिश से बच जाए। तो उस सब के लिए लोग आएंगे और उसको रेंट फ्री कुछ जगह को छोड़ दिया जाएगा, जितनी जगह बच जाएगी, ठीक है, कुछ जगह म्यूजियम जैसा हो जाएगा और कुछ जगह को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस? और क्या फिर हम ऐसा भी करने लगेंगे कि हम इसे अवॉइड करने लगेंगे कि अनलकी प्लेसेस है? ये देख रहा हूँ कितनी बड़ी चीज है कि भाई चर्च जो बहुत ज्यादा लकी प्लेस है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पीस है, उसको बताया जा रहा है कि क्या हम इसको अवॉइड करेंगे अनलकी प्लेसेस की तरह? जो लोग उस वक्त सोच रहे थे, जो लोग उस वक्त कर रहे थे, ये उसको दर्शाता है। लेकिन फिर भी ये सब सोचने के बाद भी वो ऑफन वहां पर रुकते हैं, ज्यादातर वहां पर जाते हैं। और यही चीज है दिखा रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में भले इंसान ये नहीं समझ पाता कि चर्च की वैल्यू क्या है, स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू क्या है, आपको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से यू हैव सम बिलीव, यू हैव समथिंग इनसाइड कि हाँ यहाँ कुछ है, आप वो समझने की कोशिश कर रहे होते हो कि यहाँ कुछ है, राइट? सो मॉडर्न टाइम में आगे और क्या होगा ये सोचते सोचते ही बोलते हैं, और आफ्टर डार्क, डार्क के बाद क्या ड्यूबियस वुमेन, यानी जो वुमेन डाउटफुल होती हैं, बहुत ज्यादा उस सब पे विश्वास करती हैं, सुपरस्टिशन पे, वो वुमेन आएंगी और अपने चिल्ड्रन से बोलेंगी कि ये पर्टिकुलर स्टोन को छू लो, तुम्हें जो भी दिक्कतें हैं वो सही हो जाएंगी। इसलिए या पिक सम सिंपल्स फॉर कैंसर, लाइक होता है ना कि कैंसर के लिए पर्टिकुलर जड़ी बूटियां हैं, वो चर्च के बाहर जो लगी होंगी, चर्च के आसपास लगी होंगी, उनको लेने के लिए शायद लोग आएंगे चर्च के पास। और ऑन सम, और शायद कुछ लोग आए, एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, जो लोगों को बताया होगा किसी ने कि हाँ यहाँ पर डेड लोग घूमते हैं, तो उन्हें देखने कोई आ जाए। मतलब कि क्या यहाँ डेड लोग घूमने लगेंगे, एक तरह से आत्माएं टाइप्स घूमने लगेंगी, ऐसा हो जाएगा चर्च? ऐसा होती ना जो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाती है, भयानक सी हो जाती है, वहां ऐसा लोग मानने लगते हैं कि भाई वहां डेड लोग रहते हैं, वहां पर आत्माएं घुमा करती हैं, ये सब हो जाएगा वहां? क्या होगा? पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, किसी तरह की पावर या कुछ तो वहां चल रहा होगा, राइट? इन गेम्स, इन रिडल्स, सीमिंग एट रैंडम, लोग गेम खेलते वक्त, लोग पहेलियां, रिडल्स क्या होती हैं आपकी, पहेलियां सॉल्व करते वक्त, पजल सॉल्व करते वक्त में भी एकदम से रैंडमली शायद इस चीज का नाम ले ले, चर्च का नाम ले ले कि हाँ ये चर्च हुआ करते थे और इस चर्च का क्या काम है, इस शायद बातें उसके बारे में होने लगी। But superstition, like belief, must die. लेकिन जो भी हो, ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव होते हैं लोगों के, वो तो जरूर खत्म हो जाने चाहिए। And what remains when disbelief has gone? लेकिन क्या तब बचता है जब ये डिसबिलीव, जो लोगों के सुपरस्टिशियस बिलीव होते हैं, वो चले जाते हैं? अगर लोग सुपरस्टिशियस बिलीव भी चले जाते हैं, और मान लीजिए जो बिलीव भी है लोगों का, फेथ भी है जो गॉड में, अगर वो भी खत्म हो गया, तो क्या होगा? तब क्या यहाँ बचेगा? सिर्फ ग्रास, वीडी सा पेवमेंट, नीचे जो वीड्स क्या होती हैं, जो फिर जंगली टाइप के पेड़ निकलते हैं, वो सब पेवमेंट, वैसा पेवमेंट मतलब नीचे का पूरा एरिया, जो नीचे की जमीन होगी उसमें वीड्स घुस आ जाएंगी, ग्रासेस होंगे, ब्राम्बल्स होंगे, पट्रेस होगी और स्काई होगा, ये सब रह जाएगा। और क्या रहेगा फिर भाई? जब फेथ नहीं लगेगा, लोग आएंगे नहीं, ये सब बचेगा वहां। A shape less recognizable each week, एक ऐसा शेप जो लेस रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा हर एक वीक, मतलब हर एक बढ़ते वीक उस शेप को कम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जब भाई लोगों का फेथ ही नहीं रह जाएगा, आपका रहता है फेथ मंदिर में रहता है, चर्च में रहता है, तभी तो आप जाकर मस्जिद में रहता है, तभी आप जाकर उसको रेनोवेट कराते हो और अच्छा सजाते हो, सब करते हो। लेकिन जब आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे, गॉड पर बिलीव नहीं करोगे, रिलीजन पर बिलीव नहीं करोगे, तो आप वहां बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, वो ऐसे ही पड़ा पड़ा क्या होगा, एकदम होता है ना कि गिरता जाएगा, ढांचा बनता जाएगा, एक तरह से वो जगह खराब होती जाएगी, वो प्लेस जो बिल्डिंग है वो सही नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें टूटेगा। अगर उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो फिर वो उस जगह को धीरे धीरे वो शेप आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, मतलब काफी बदल जाएगा हर एक पासिंग वीक के साथ। अ पर्पस मोर ऑब्स्क्योर, एक पर्पस जो बहुत ज्यादा
जरूरी होगा, ऑब्सक्योर होगा. आई वंडर हु विल बी द लास्ट. मैं सोचता हूं कि कौन वो लास्ट इंसान होगा, द वेरी लास्ट, एकदम लास्ट आदमी जो सीख करेगा इस प्लेस को उस चीज के लिए जो ये है, सीख करेगा, समझेगा, देखेगा इस प्लेस को, इस चर्च को जिस लिए ये एक्चुअली है. चर्च एक्चुअली किस लिए है? चर्च एक्चुअली पूजा के लिए है, सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, प्रेयर करने के लिए ही नहीं, अपने मन की फीलिंग्स को निकाल देने के लिए, अपने अंदर ये डाउट्स को निकाल देने के लिए, इस सब के लिए है चर्च. अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए भी है चर्च. वहां जाकर आप खुद को एक प्योर स्टेट में पा पाते हो. वन ऑफ द क्रू. तो ये ऐसा इंसान कौन होगा, वो लास्ट इंसान कौन होगा? वन ऑफ द क्रू. क्रू मतलब जो बहुत से लोग होते हैं, भीड़ होती है, उसमें से कोई एक. क्रू भीड़, भीड़ में से कोई एक होगा. द टैप एंड जॉट एंड नाउ नो व्हाट रोड लॉब्स वर. और टैप एंड जॉट यहाँ के देखेगा, हर एक चीज यहाँ कर देखेगा और जानेगा कि यहाँ के जो चीजें थी, रॉड लॉब्स, ठीक है, ये सब किस लिए थी, क्यों थी. सम र्यून बिबर रैंडी फॉर एंटीक. कोई आदमी होगा जैसे घूमते फिरते, ठीक है, और लोगों से पूछते बताते आएगा फॉर किसी एंटीक चीज की सर्च में. लोग होते हैं ना, कुछ हिस्टोरियंस होते हैं भाई, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एंटीक पीस ढूंढा करते हैं. तो ऑब्वियसली उन्हें चर्च में कुछ क्लासिकल, कुछ एंटीक सा देखने को मिलेगा. शायद वो ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते कोई आएगा. और क्रिसमस एडिक्ट होगा कोई, या वो आदमी, वो इंसान शायद क्रिसमस एडिक्ट हो, क्रिसमस से बहुत ज्यादा पसंद करता हो क्रिसमस को. तो वो जानने के लिए कि ये क्रिसमस, अच्छा पहले लोग चर्च जाया करते थे क्रिसमस के बाद, अच्छा तो चर्च में क्या होता था, वो सब देखने के लिए, काउंटिंग ऑन अ विफ ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिर, ये सब देखने के लिए, इन सबको काउंट करने के लिए, ढूंढने के लिए शायद वो आदमी आएगा, कोई आएगा. और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी इन्हीं की तरह होगा. यानी कि मॉडर्न लोग क्या इन्हीं की तरह होंगे जो सोच में पढ़े होंगे कि यार ये चर्च किस लिए होता है, इस क्वेश्चन में शायद आ जाए, है ना. बोर्ड, अनइन्फॉर्म्ड, नोइंग द घोस्टली सिल्ट. जो बिल्कुल बोर हो चुका होगा, अनइन्फॉर्म्ड होगा, जिसको बिल्कुल नहीं पता होगा, knowingly the ghostly silt, यहाँ की, लेकिन ये जानता होगा कि यहाँ पर यार घोस्ट जो हैं, जो लोग बोलते हैं कि घोस्ट घूमा करते हैं, डेड घूमा करते हैं, ये सब नहीं है. dispersed yet tending to this, मतलब वो सर्च करने आएगा कि लोग जो डेड के बारे में बात करा करते हैं, जो फालतू बात करा करते हैं, डेड यहाँ रहते हैं, सब वो जानता होगा कि यार ये सब नहीं है. तो वो देखने आया होगा, इन सब बातों से फालतू के बोर्ड होकर देखने आया होगा कि आखिर इसमें क्या है, यहाँ की सच्चाई जानने आया होगा कि आखिर क्या है चर्च के पास, चर्च क्या है. Dispersed yet tending to this cross of ground. Dispersed एकदम जिसको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी इस ग्राउंड के पास वो आएगा, ठीक है. This cross of ground, इस जगह पर आकर खड़ा होगा. Through suburb because it held unsplit so long equally what sense is found. जो इस सबब के बीच में है, इस जगह पर है, बिकॉज इट हेल्ड अनस्प्लिट, क्योंकि अनस्प्लिट सा अभी भी है. कितने टाइम से है ये, इक्वली तब से है जब से बना है ये चर्च, आज तक है, अनस्प्लिट है, अनब्रोकन है, अनशेकेबल है, आज तक है. तो क्यों है ये, राइट. ओनली इन सेपरेशन. क्या इसका यूज सिर्फ सेपरेशन के लिए, सेपरेशन, मैरिज, इस सब के लिए आता है कि लोगों को जब मैरिजेस तोड़नी होती है, कुछ हटाना होता है, या मैरिज करनी होती है, या किसी इंसान का बर्थ, किसी बच्चे का बर्थ होता है, उसको लेके आते हैं चर्च, ठीक है, या डेथ होती है तो आकर उसे यहाँ पर पास में जो है गाड़ा जाता है, ये सब. एंड थॉट्स ऑफ दीज फॉर विच वाज बिल्ट दिस स्पेशल शेल. और इन सब का थॉट जो आएगा कि भाई आखिर क्यों, किस लिए ये स्पेशल सा शेल. अब ये स्पेशल शेल बोल रहे हैं चर्च को, देख रहे हैं आप, इनका टोन एकदम बदल गया है. ये स्पेशल सा शेल किस लिए है? फॉर दो आई हैव नो आइडिया. हाँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, भले मुझे इतना आइडिया नहीं है किस चीज के लिए है, बट दिस एनकाउंटर्ड फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ. लेकिन ये अकाउंटर्ड, जिसे ये अकाउंटर करते हैं, देखते हैं, फ्रॉस्टी सा बार्न, मतलब जो ये एरिया है, जो ये पूरा सा एरिया है जहाँ घास वास ये सब है, ठीक है, वो वर्थ है.
अभी पहले वो क्या कह रहे थे कि वर्थ इट नहीं है यहाँ रुकना, लेकिन बोलते हैं ये वर्थ है. इट प्लीजेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर. मतलब कि मुझे पहले आकर बोलते हैं कि मैं पता नहीं क्यों यहाँ ऑफिन आ जाता हूँ, और हमेशा फिर मैं यही सोचता हूँ कि वर्थ इट तो था नहीं, फालतू में लॉस में रहा खाली. लेकिन अब ये बोलते हैं इन सब क्वेश्चंस के बाद कि मैं इस जगह को जो एकाउंटर करता हूँ, यहाँ आकर खड़ा होता हूँ इस बान एरिया में, इस जगह पर, वो वर्थ इट है. क्यों वर्थ इट है? क्योंकि ये मुझे एक प्लेजर देता है, और प्लेजर ये नहीं, एक नेक्स्ट लेवल की संतुष्टि, आत्म संतुष्टि देता है जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ साइलेंस में, यानी कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, समझने में चीजों को. साइलेंस होता है और आराम से आप एकदम ध्यान मुक्त हो, ध्यान में जा पाते हो. अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज. ये लास्ट स्टैंजा है और ये पूरी एक तरह से उसको कंक्लूड करता है. जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे उस तरह को आपको बताता है कि आखिर क्या यूज रह जाएगा अर्थ में. ये पोएम आपको भी झंझोड़ती है कि आप भी इस क्वेश्चंस को उठाओ, आप भी सोचने लगो. और जो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर नहीं जानते हो, आप चर्च के बारे में नहीं जानते कि आखिर एक्चुअली क्या यूज है. यूजुअली होता है आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स ने बता दिया, सिर्फ लोगों ने कह दिया कि पूजा करो तो आप करने लगते हो पूजा, ठीक है. तो वही क्वेश्चंस जो आपके भी माइंड में या आगे की जनरेशन के माइंड में शायद आ सकते हैं कि हम क्यों करते हैं पूजा, क्या जरूरत है इसकी, चर्च जाने की, मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की क्या जरूरत है. तो वो जरूरत, वो क्वेश्चंस तुम्हें पूछे इसमें पूरी पोएम में, और फिर आखिरी स्टांजा में बताया है कि आखिर रियली में क्या जरूरत है. अब तुम सुनोगे और तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ, दिस इज द रियल मीनिंग, यू नो, ऑफ चर्च, ऑफ एनी प्लेस टू वर्शिप. अ सीरियस हाउस, क्योंकि ये सीरियस हाउस है सीरियस अर्थ पे, ये बहुत डीप है. ये एक सीरियस सा हाउस है, एक सीरियस सी अर्थ पे जहां सब कुछ बहुत सीरियस है. सीरियस हाउस का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी जगह और नहीं हो सकती जहां पर जाकर आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, समझ पाओ, अपनी परेशानियों को रख पाओ, उनके सॉल्यूशंस को पा पाओ. आप लोगों से बताओगे, मे भी वो आपके बारे में कुछ सोचने लगे या आपकी बातें इधर उधर करेंगे, ये सब हो. लेकिन वहां जब आप जाते हो सीरियसनेस होती है, एक पर्टिकुलर वे होता है, पैटर्न होता है चर्च में जाने का, किसी भी वर्शिपिंग प्लेस में जाने का, वहां पे चीजें परफॉर्म करने का. आप वहां डिसिप्लिन सीखते हो, राइट. आप वहां पर जाकर एक पर्टिकुलर वे में जब चीज करते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप चर्च चले जाओ. आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान, आप चर्च चले जाओ, किसी भी वर्शिपिंग प्लेस पे जाओ, जो भी आपका रिलीजन है, तो आप वहां जाकर खुद को समझ पाते हो. उन परेशानियों को पता नहीं क्यों जब आप वहां से निकलते हो, आप अपना सब कुछ धर के वहां पर, अगर आप बहुत परेशान हो, आप रो के वहां चले आओ, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है. यूजुअली इंसानों के पास कोई नहीं होता है कि जिनसे आप प्रॉब्लम शेयर कर पाए, या उसके सामने रो लें. जब आप दिल खोल के रो लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का सोल्यूशन आप खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिलने लगते हैं. या आप अगर परेशानी में भी रहते हैं तो आप उसके साथ किस तरह से चीजों को मैनेज करना है समझ जाते हैं. इन whose blend air all our compulsions be. मतलब हम इस blend air में, ये चर्च की ये सीरियस हाउस है, सीरियस अर्थ पे, जहां पर इसकी एयर जो है ना, उसी में हमारे सारे कंपल्शन, हमारी सारी डिजायर्स, ठीक है, वो मीट हो जाती है. हम जो फालतू की मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं वो सब हटा देते हैं. आप ये चीज देखोगे, जो भी आदमी स्पिरिचुअल है वो इंसान किसी और का गलत नहीं करेगा, वो इंसान फालतू की डिजायर नहीं करेगा, चोरी नहीं करना चाहेगा, वो इंसान ढंग से रहेगा, दूसरों का भी भला सोचेगा अपने भले के साथ साथ. वो इसी वजह से, क्योंकि उसे कहीं जाकर चर्च में जाकर खड़े होना होता है, उसे कहीं भी किसी भी वर्शिपिंग प्लेस पे जाकर आपको खड़ा होना पड़ता है. वहां जब आप खड़े होते हो तो आप सोचते हो अपने पूरे दिन के बारे में कि मैंने क्या किया, और कुछ गलत किया होता है तो बहुत बुरा लगता है खुद को कि मैंने क्या किया. आप आंखें नहीं मिला सकते गॉड से.
सो इस वजह से स्पिरिचुअल लोग हमेशा बहुत अच्छे से आपको काम करते देखेंगे, उनके कर्म बहुत अच्छे होंगे, दे बिलीव इन गुड कर्मास, ये रिकॉग्नाइज होते हैं, हमारे जो कंपल्शंस होते हैं, जो हमारी डिजायर्स होती है, वो रिकॉग्नाइज होती है वहां पे, और आप जो सोचते भी हो, जो पाना भी चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो वहां पर जाकर, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने, ये सब मैं जाके मैनिफेस्ट करूंगी वहां पर, वो चीज वहां रिकॉग्नाइज होगी, रॉब्ड एज डेस्टिनीज, और वही डेस्टिनीज बनेंगी। क्यों? ये नहीं है कि आपने बोल दिया, डिजायर कर ली भगवान से और आपको मिल जाएगा वो चीज। मान लीजिए मैंने माना, वहां जाकर मैनिफेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में, बट मैं जब ये चीज वहां जाकर बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ, जो भी मुझे वहां जाकर जवाब देना है मैं बोलती हूँ, तो जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं खुद सोचने लगूंगी कि यार मैं ये बोल तो रही हूँ, पर बैक ऑफ द डे जब मैं पूरा दिन नेक्स्ट डे जब चलूंगी, अपना काम करूंगी, सब करूंगी, तो मैं सोचूंगी क्या मैंने उतनी पढ़ाई की है, क्या मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ? जब मैं बार बार ये बोलूंगी मुझे अच्छी मार्क्स लाने हैं वहां जाकर, तो मैं खुद ये भी तो सोचूंगी कि मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ या नहीं, फिर मैं उस चीज पे वर्क करना भी तो स्टार्ट करूंगी, बिकॉज जहां आप मांग रहे हो वहां जाकर आपको जवाब भी तो देना है दैट यस आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड मेरी सब अच्छा हो, गुड रहे। सो इसी से आपकी डेस्टिनीज बन जाती हैं, इसी से आपको रिकॉग्निशन, आपकी डिजायर्स को रिकॉग्निशन मिल जाती है, एंड मैनिफेस्टेशन इसीलिए कहा जाता है इट्स सो स्ट्रॉन्ग एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलीट। इसीलिए ये बिल्कुल ऑब्सोलीट, बेकार नहीं हो जाएगा, ये जगह कभी बेकार नहीं होगी, इस जगह का कभी यूजफुलनेस जो है वो खत्म नहीं हो सकता। Since some will forever be surprising, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा होगा जो सरप्राइज होगा, यानी कि इससे नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। A hunger in himself to be more serious, उसके अंदर होगा अपने आप को, उसके अंदर ये हंगर होगा, ये भूख होगी कि मुझे और सीरियस बनना है और डिसिप्लिन बनना है, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करना है, राइट? तो उसलिए वो वहां जाएगा। जब उसे नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तब वो वहां जाएगा। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड पे, ये चर्च के ग्राउंड पे, उसे ग्रेविटी फोर्स क्या होती है? जो पुल करती है, अपनी तरफ चीजों को खींचती है, राइट? तो क्या होगी, ये चर्च का ग्राउंड लोगों को अपनी तरह इस तरह से खींचता रहेगा हमेशा हमेशा, इसकी यूजफुलनेस कभी नहीं खत्म होगी। विच ही वंस हर्ड, जो उसने कभी सुना होगा, जो इंसान ने कभी सुना होगा, was proper to grow wise in। लोग सुनेंगे एक दूसरे से कि हाँ, जब कोई जाकर वहां पर उसकी विशेष फुलफिल होंगी, उसको जाकर एक आत्म संतुष्टि मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी फील होगी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट फील होगा, तो वो दूसरों को भी बताएगा कि हाँ ये प्लेस है एक, जहां पर आप जाओगे तो आप बहुत अच्छे से वहां ग्रो करोगे, वाइज हो जाओगे, आप वहां जाओगे। इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे डेड जो हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, उन्हें बताया ना चर्च के पास जो बरी जहां पर किया जाता है, राइट? वो इसीलिए लोग अपने लाइफ में भी और डेथ के बाद भी उस प्लेस पर रहना चाहते हैं, उस प्लेस के पास रहना चाहते हैं। यू नो दैट इज अ प्लेस व्हिच गिव्स यू utmost divinity, utmost understanding of your own self, and आपकी सारी desires आप पूरी होती हैं आपकी, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट करते हो, आप उस पर वर्क ऑन करने लगते हो, आप सबके लिए अच्छा सोचने लगते हो, बिकॉज आपको कहीं जाकर जवाब देना होता है, आपको कहीं जाकर इंट्रोस्पेक्ट करना होता है। आपको अगर भगवान के पास आप नहीं जाएंगे, आप चर्च के पास नहीं जाएंगे, गॉड के पास नहीं जाएंगे, तो आपके साथ ये होगा कि आप क्या कर रहे हैं, उस पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। कोई ऐसी और जगह नहीं है, सब जगह इतनी बिजी चल रही है, कोई ऐसी और जगह नहीं है जहां जाकर बैठ के हाँ मैं क्या हूं, क्या ऐसा सोचो बैठ के, राइट? या मैंने जो कर्म किए वो सही है कि नहीं। सो चर्च गोइंग का क्रिटिकल अप्रिशिएशन देख लेते हैं। फिलिप लार्किन ने लिखी है, जो डेल करती है थीम्स कौन से इसमें, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड इवॉल्विंग रोल ऑफ चर्चेस मॉडर्न सोसाइटी में, क्या उनके रोल हैं चर्चेस का, ठीक है। रिटन इन 1954 और पब्लिश हुई है कलेक्शन में लेस डिसीव्ड, हमने अभी डिस्कस किया स्टार्ट में एकदम। पोएम रिफ्लेक्ट करता है लार्किन की कंटेम्पलेशन ऑफ सिग्निफिकेंस, किस तरह से वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का सिग्निफिकेंस मानते हैं इस सेक्युलर एज में, जहाँ पर अब मॉडर्न एज होने जा रही है, जहाँ पर लोग इतना
चर्च पे या शायद रिलीजन पे विश्वास न करने लगता है। हिस्टोरिकल और लिटरेरी कंटेक्स्ट ये है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन एक्सपीरियंस इसमें है जिसमें डिक्लाइन हो गया था। ऑब्वियसली रिलीजन ऑब्जर्वेशन पे नहीं इतना लोग मानते थे रिलीजन्स पे, विथ मेनी क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन, कि भाई अगर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने लगे थे कि क्यों आखिर भगवान ने वॉर से नहीं बचाया लोगों को, तो एक तरह से जो विश्वास हो रहा था वो खत्म होता जा रहा था। तो लार्किन नोन फॉर हिज स्केप्टिकल, यानी कि जो डाउट होता है, डाउट कहते हैं, डाउटफुल को कहते हैं स्केप्टिकल, एंड ऑफन मेलॉन्कलिक, जो दुखी टोन होती है, पर्सपेक्टिव है उनका, और कैप्चर कर रहे हैं ये सोसाइटल में, जो सोसाइटी में जो शिफ्ट हो रहा है उसको ये पूरी पोएम कैप्चर करती है कि जो बदलाव आ रहे हैं, राइट। हिज पोएट्री फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर करती है थीम्स, ज्यादातर इनकी पोएट्रीज जो है उनमें जो थीम्स होती है, मॉर्टैलिटी होता है, फेट होता है, सर्च फॉर मीनिंग इन चेंजिंग वर्ल्ड, कि कोई मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं ये इस चेंजिंग वर्ल्ड में, ठीक है। थीम्स रिलीजियस डिक्लाइन हो रहा है, थीम में आपने देख लिया कि किस तरह से फ्यूचर में क्वेश्चन बनता है कि क्या लोग मानेंगे भी रोल ऑफ चर्चेस को कि नहीं, जो अभी ही से डिमिनिशिंग होने लगा है। सेकेंड है कि मीनिंग ढूंढ रहे हैं वो भले डाउटफुल है तभी वो किसी ना किसी तरह ढूंढ रहे हैं कि क्या पर्पस होगा इन रिलीजियस स्पेसेस का, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी कि ट्रेडिशनल चीजें जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं, वो लार्किन ने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो था चर्चेस का, और अब जो कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी चल रहा है, वो सेक्युलरिज्म आ रहा है कि लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं रिलीजन को, वो चीज मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। स्ट्रक्चर क्या है, चर्च गोइंग कंसिस्ट करती है 7 स्टैंजास, उसमें टोटल लाइंस जो है वो 63 है, हर एक स्टैंजा में 9 लाइंस हैं, ठीक है। द पोएम फॉलो करती है कंसिस्टेंट आयम्बिक पेंटामीटर है इसमें, जो एक रिदमिक और कंटेम्पलेटिव टोन अच्छे से दिखा रही है कि कैसे कंटेम्पलेशन हो रहा है, आपको चीजें समझाई जा रही हैं, आपका माइंड सेट किया जा रहा है। लैंग्वेज एंड स्टाइल जो है वो लार्किन एम्प्लॉय करते हैं, कोल्विकुलर लैंग्वेज, बहुत अच्छी सी लैंग्वेज यूज हो रही है, क्रिएट कर रहा है इन एक्सेसिबल और कन्वर्सेशनल टोन भी है जिसको आप समझ पा रहे हो, आपसे एक तरह से बातचीत हो रही है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आंसर दिए जा रहे हैं, सो ये सब बातचीत की बातें हैं, ठीक है। ऐसी टोन है, ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पर यूज हुई है। ये यूज करते हैं बहुत सारी विविड इमेजरी को, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग को, इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जब खुद के अंदर झांकना और फिर क्वेश्चन करना, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनवाइट कराए रीडर्स को पॉन्डर करना, खुश जाना, एकदम डूब जाना रोल ऑफ रिलीजन में इन देयर ओन लाइफ, समझना उसको ढंग से। रिदम और राइमिंग स्कीम जो पोएम फॉलो करती है वो A B C A D C D हर एक स्टांजा में, और जो 9 लाइन का है, राइट, और कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी, ऑब्वियसली जब एक स्टांजा में राइमिंग स्कीम भी है अच्छी सी, तो वो एक म्यूजिकल इफेक्ट देगी और रिफ्लेक्टिव मूड देगा। रिफ्लेक्टिव मतलब कि वो उनका मूड कैसा है उसको रिफ्लेक्ट कर। सो इसकी जो हमारे फिगर ऑफ स्पीचेस हैं वो देख लेते हैं। एलिट्रेशन यूज हुआ है, रेपिटेशन जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स को होता है उसको कहते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स का, जैसे कि ग्रास, VD में E आ रहा है बार बार, ग्रास, ब्राम्बल्स का साउंड रिपीट हो रहा है जो, ठीक है। फिर मेटाफर यूज हुआ है, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। मेटाफर मतलब जो अनलाइक चीजों को हम कंपेयर करें एक साथ, और जब उसमें एज और लाइक होता है यूज तो वो सिमिली हो जाता है, लेकिन जब एज और लाइक नहीं यूज हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये क्या है, ये है एक मेटाफर। जो सीरियस हाउस सीरियस अर्थ पे है, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये चर्च से। आयरनी जो है वो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी होता है, जो आप सोचते हो और रियलिटी जो होती है। स्पीकर थ्रो इनिशियली वो मानते हैं कि ये जो चर्च है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस है, कोई मतलब नहीं है अब इसका, लेकिन एंड अप करते हैं रिकॉग्नाइज करते हुए उसकी इंड्योरिंग वैल्यू जो जीवन में जिंदगी भर रहेगी, सालों साल रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। इमेजरी, डिस्क्रिप्टिव इमेजरी यूज हुई है इसमें, जो आपके माइंड में पिक्चर्स क्रिएट कर दे, जैसे कि मेटिंग, सीड्स, स्टोन, जब जब ये वर्ड्स यूज आ रहे हैं आपके माइंड में इनके इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं। एंड लिटिल बुक्स, ये सब स्टैंजा 2 में, ठीक है। दिस पेंट्स डिटेल पिक्चर, है ना, चर्च का आपका डिटेल इंटीरियर पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इंजाममेंट, जब एक फ्रेज या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस या लाइन जो होती है वो कंटिन्यू होती है, और ये जो कंटिन्यूएशन होता है मतलब कॉमा कॉमा लग के कंटिन्यू हो जाता है, लाइन वहीं पे खत्म नहीं होती है, नेक्स्ट लाइन में भी चलती है, ठीक है। तो कन्वर्सेशनल बातचीत की और रिफ्लेक्टिव टोन दिखा रही है इसमें।
some brass and stuff up at the holy end. देखो stuff के बाद खत्म नहीं हुआ है, up at the holy end same चीज बताई जा रही है. Small neat organ है, tense mustard unignorable silence है. जो second stanza इसमें मतलब चीजें कंटिन्यू हो रही है सेम चीज को कि वहां क्या क्या है वो पूरे में बताया गया है. एंटीथीसिस क्या है? जब आप जस्टपोजिशन यूज होता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज का और बहुत पास में होता है, यू नो, कोई जस्ट अपोजिट चीज आप एकदम क्लोज पास में यूज करते हो, उसको एंटीथीसिस कहते हैं. पोएम कॉन्ट्रास्ट करती है मुंडेन एंड सेक्रेड as seen in speakers irreverent tone versus the recognition of church spiritual importance. उनकी टोन में जो पहले दिखता है कि you know उसकी किस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं है, एंड देन उनका रिकॉग्निशन स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की, दोनों के बीच में बहुत सादा कॉन्ट्रास्ट है पास्ट का. सिंबलिज्म यूज हुआ है ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स जब आप ब्रॉडर थीम्स और आइडियाज के लिए यूज करते हो. किसी भी एक सिंबल का यूज, सिर्फ एक वर्ड होगा और उसका डीपर मीनिंग होगा, ब्रॉडर आइडियाज होंगे, कन्वे कर रहा होगा. जैसे कि ट्रेडिशन, चर्च क्या सिंबलाइज, चर्च सिर्फ यूज किया है इन्होंने वर्ड, लेकिन इनका चर्च से क्या मतलब था? लोगों का बिलीफ, लोगों का फेथ, गॉड में, ट्रेडिशन में, इन सब चीजों में वो कंटिन्यू करेगा सेक्युलराइजिंग द वर्ल्ड. तो सिर्फ एक वर्ड यूज हुआ है चर्च, लेकिन ये सिंबलाइज करता है इतनी सारी चीजें. रिटोरिकल क्वेश्चंस यूज हुए हैं, मतलब एक राइम में क्वेश्चंस हुए हैं जो आपको यू नो एक इफेक्ट दे रहे हैं क्वेश्चनिंग का. व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, तो क्या रहेगा? व्हाट शैल वी टर्न देम इनटू, हम उनको किस चीज में बदल देंगे? ये इनवाइट करता है रिफ्लेक्शन ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में. क्या होगा रोल ऑफ रिलीजन, ये आप सोचें. ठीक है. हाइपरबोले, जब आप बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके किसी चीज को दिखाते हैं, जैसे हंगर, भूख लोगों में होगी खुद को और सीरियस करने की, तो भूख होगी, इतनी बड़ी चीज ऐसा बोल रहे, दैट इज हाइपरबोले. एसोनेंस जो होगा रिपीटेशन वोवेल साउंड का, जब कॉन्सोनेंट साउंड का होगा इलिट्रेशन होगा, वोवेल साउंड का रिपीटेशन एसोनेंस होता है. बोर्ड, अनइन्फॉर्म, नोइंग द घोस्टली सिल्ट. ठीक है. बोर्ड, uninformed, no ing, ठीक है. द घोस्टली सिल, इल, ठीक है, आई का. फिर रिपीटेशन ऑफ ओ भी है, बोर्ड, uninformed, knowing o, ठीक है, घोस्टली, ओस्टली. Okay, personification, attributing human qualities to non-human entities. जब इंसान human नहीं होता है उसको human qualities आप दे देते हो, जैसे कि it pleases me to stand in silence here. It pleases me to stand in silence here. यहाँ पे आपने चर्च को, साइलेंस को एक तरह से क्या किया है, डिपिक्ट किया है कि वो साइलेंट है. ठीक है. तो वो क्या है, एक तरह से चर्च को आपने पर्सोनिफाई कर दिया है. पैराडॉक्स जब यूज होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आप जब बोल रहे हो और वो रिवील करता है डीपर ट्रूथ, जैसे कि चर्च जो है वो सीरियस है इवन एज इट बिकम्स ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट पहले बोल देते हैं ना कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर इसको सीरियस भी बोलते हैं, तो ये क्या है, पैराडॉक्स है. ये सिग्निफाई करता है बहुत डीपर इन्फ्लुएंस. ठीक है. ये चर्च गोइंग में सारे आपके चीजें फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो पोएट की लेगेसी क्या रही है भाई, सेलिब्रेट करते हैं वो अपनी, उनके पास ये एबिलिटी है ना, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं मॉडर्न लाइफ की, वो बहुत ही क्लियर वे में, ऑनेस्ट वे में आपको दिखा रहे हैं, दिखा पाते हैं अपनी पोएम्स में. चर्च गोइंग इस स्किल को एग्जाम्पलीफाई करता है, दिखाता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि कैसे वो प्रोफाउंड थीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स को दिखाते हैं. एवरीडे एक्सपीरियंस जो करते हैं वो उसके थ्रू वो पूरी थीम्स दिखा रहे हैं आपको. रिलीजन का रहेगा कि नहीं रहेगा, सब कुछ कितने अच्छे से उन्होंने बयां किया है. सॉलिडिफाइंग हिज प्लेस एज अ लीडिंग फिगर. ऑब्वियसली सॉलिडिफाइंग मतलब एक तरह से जमा देना, यू नो. लिक्विड जो होता है, लिक्विडिफाई क्या होता है, जो बहता हुआ हो, लेकिन सॉलिडिफाई जो जम गया, एकदम जमा देना, अपने आप को जमा दिया है उन्होंने एक लीडिंग फिगर की तरह 20th सेंचुरी पोएट्री में. ओके, होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट वीडियो. और एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, कुछ भी आ जाए इससे आप आराम से लिख दोगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो, थीम हो, इसके एक कोई भी स्टैंजा दे दे, कुछ भी. सो आई होप ये पूरा क्लियर है. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड गिव इट अ बिग थम्स अप अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो.